हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस के एमसीक्यूज। इसमें सारे सिलेक्टेड एमसीक्यूज होने वाले हैं, पूरे ही जूरिस्प्रूडेंस से। ये आपके सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जिसके भी सिलेबस में जूरिस्प्रूडेंस है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। और साथ ही किसी अदर चैनल से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ हमसे जुड़ सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी वीडियो टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा हम उसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, jurisprudence has been defined as the formal science of positive law by विधि शास्त्र को सकारात्मक विधि का औपचारिक विज्ञान किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए सामर्न, बी ऑस्टिन, सी स्टोन, डी हॉलैंड। तो किसके द्वारा कहा गया? तो इसका आंसर ऑप्शन डी है, हॉलैंड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिव लॉ इज कॉल्ड पॉजिटिव बिकॉज इट इज सकारात्मक विधि को सकारात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह है, क्या है? ऑप्शन ए मेड एज अ रिजल्ट ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस, देवीय व्यवस्था के परिणाम स्वरूप बनाई जाती है। ऑप्शन बी है मेड एज अ रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव एफर्ट, सामूहिक प्रयासों के परिणाम स्वरूप बनाई जाती है। ऑप्शन सी है मेड बाय अ पर्सन इन ऑथोरिटी, किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा बनाई जाती है। ऑप्शन डी है फॉलोड बाय एवरीबॉडी, सभी लोग इसका पालन करते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द साइंस ऑफ लॉ और फिलोसफी ऑफ लॉ इमर्ज वेरियस स्कूल केम इनटू एग्जिस्टेंस। ऑफ दीज द मोस्ट प्रोमिनेंट इन द 18th सेंचुरी was, जैसे ही विधि विज्ञान या विधि के दर्शन का उदय हुआ, विधिक विभिन्न विधिक विचारधाराएं अस्तित्व में आई। इनमें 18वीं शताब्दी में सबसे प्रमुख विचारधारा थी। कौन सी विचारधारा थी सबसे प्रमुख 18वीं शताब्दी में? तो ऑप्शन ए हिस्टोरिकल स्कूल, ऑप्शन बी फिलोसफिकल स्कूल, ऑप्शन सी एनालिटिकल स्कूल, ऑप्शन डी सोशियोलॉजिकल स्कूल। तो इसका ऑप्शन सी सही है, एनालिटिकल स्कूल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एक्सपोनेंट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। निम्नलिखित में से कौन उपयोगितावाद का समर्थक माना जाता है? ऑप्शन ए हॉब्स, बी बेंथम, सी डेविड ह्यूम, डी ग्रोसियस। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी बेंथम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ लॉ कैन बी फाउंड इन हिज वर्क टाइटल्ड प्रोविंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिटरमिन, थ्रू विच ही मीन टू कन्वे द आइडिया दैट। ऑस्टिन का विधि सिद्धांत उनके ग्रंथ प्रोविंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिटरमिन में मिलता है, जिसमें माध्यम से वह यह विचार व्यक्त करना चाहते थे कि ऑप्शन ए द सब्जेक्ट मैटर ऑफ जुरिस्प्रूडेंस वाज लार्ज टिल देन, अब तक न्याय शास्त्र का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक था। ऑप्शन बी द एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉज डिफर्ड फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस, कानूनों की प्रयोज्यता प्रांत दर प्रांत भिन्न होती है। ऑप्शन सी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिवाइन लॉज इट डज नॉट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, दैवीय कानून आदि न्याय शास्त्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऑप्शन डी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिवाइन लॉज इट फॉल्स विद इन द परव्यू ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, दैवीय कानून आदि न्याय शास्त्र के दायरे में आते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पुट इंटरनेशनल लॉ अंडर पॉजिटिव मॉरलिटी along with the law of honor and the law of fashion। निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय कानून को सम्मान के कानून और फैशन के कानून के साथ सकारात्मक नैतिकता के अंतर्गत रखा? ऑप्शन है ऑस्टिन, बी एलन, सी सामन, डी सेवनी। तो ऑस्टिन ने रखा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन ए.के. गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास decided that the expression procedure established by law in Article 21 of the Indian Constitution means any procedure prescribed by law irrespective of its reasonableness or otherwise। This decision belongs to the school of, किस स्कूल से ये डिसीजन बिलोंग करता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य मामले में यह निर्णय दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ है कोई भी ऐसी प्रक्रिया जो कानून द्वारा निर्धारित हो, चाहे वह युक्ति संगत हो या नहीं। यह निर्णय किस विधिक विचारधारा से संबंधित है? ऑप्शन ए पॉजिटिविस्ट अप्रोच, ऑप्शन बी नेचुरलिस्ट अप्रोच, ऑप्शन सी हिस्टोरिकल अप्रोच, ऑप्शन डी सोशियोलॉजिकल अप्रोच। तो इसका जो सही आंसर है वो पॉजिटिविस्ट अप्रोच है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ ऑस्टिन। निम्नलिखित में से कौन ऑस्टिन का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए द प्रोविंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिटरमिन,
ऑप्शन बी अ प्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी ऑन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो यहाँ कार्य है नहीं पूछ रहा, कार्य नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों उन्हीं का ग्रंथ है, ऑप्शन सी नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑस्टिन का कार्य नहीं है। And next question है that a legal system arises from the combination of primary and secondary rules was inunicated by। कानूनी व्यवस्था प्राथमिक और द्वितीयक नियमों के संयोजन से उत्पन्न होती है। यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए ऑस्टिन, बी हार्ट, सी बेंथम, डी केल्सन। तो इसका ऑप्शन बी सही है, हार्ट। केल्सन्स थ्योरी ऑफ लॉ इज कॉल्ड प्योर थ्योरी बिकॉज। केल्सन के थ्योरी को प्योर थ्योरी ऑफ लॉ क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है प्योरली डिस्कस्ड जुरिस्प्रूडेंस ओनली, ऑप्शन बी डिफाइन लॉ इन अकॉर्डेंस विद मॉरलिटी एंड प्योरिटी, ऑप्शन सी सेपरेटेड लॉ फ्रॉम रिलीजन, इथिक्स, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, ऑप्शन डी है डिस्कस्ड लॉ प्योरली इन टर्म्स ऑफ जस्टिस। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू केल्सन लॉ इज अ। केल्सन के अनुसार विधि क्या है? ऑप्शन ए प्योर साइंस, बी नॉर्मेटिव साइंस, सी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, डी कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, नॉर्मेटिव साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटायर हायरार्की ऑफ नॉर्म मेकिंग ऑर्गन्स एंड द प्रोसेस ऑफ कंक्रीटाइजेशन ऑफ नॉर्म्स इज कॉल्ड बाय केल्सन ऑफ द डैश ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। संपूर्ण मानक निर्माण संस्थाओं की श्रेणी और मानकों के ठोस रूप में बदलने की प्रक्रिया को केल्सन ने किसी विशेष राज्य की डैश कहा है? क्या कहा है? ऑप्शन ए लीगल ऑर्डर, बी कॉन्स्टिट्यूशन, सी पार्लियामेंट, डी ग्रैंड नॉर्म। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, लीगल ऑर्डर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट ग्रीक फिलोसफर who pointed at the three characteristic feature of law of nature with destiny, ऑर्डर एंड रीजन। प्राकृतिक विधि के तीन गुणात्मक लक्षण, नियति, व्यवस्था और तर्क की, और सबसे पहले किस ग्रीक दार्शनिक ने संकेत किया? ऑप्शन ए हिराक्लिटस, बी सुकरात, सी प्लेटो, डी एरिस्टोटल। तो हिराक्लिटस ने किया, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल लॉ विथ वेरिएबल कंटेंट मीन्स दैट इन the realization of justice, the specific content of a rule of positive law will vary from place to place and from time to time. This theory has been propounded by। परिवर्तनीय विषय वस्तु वाला प्राकृतिक कानून का अर्थ है कि न्याय की प्राप्ति में विधिक नियमों की विशेष विषय वस्तु समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती है। यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए रुडोल्फ स्टैमलर, ऑप्शन बी जोसेफ कोहलर, ऑप्शन सी डेविड ह्यूम, ऑप्शन डी ह्यूगो ग्रोसियस। तो जो कहते हैं किसका है ये प्रतिपादित, कौन किया है? तो ऑप्शन ए इसका सही है, रुडोल्फ स्टैमलर का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली कन्वेज फुलर थ्योरी ऑफ इनर मॉरलिटी ऑफ लॉ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फुलर के कानून की आंतरिक नैतिकता के सिद्धांत को सही रूप में व्यक्त करता है? ऑप्शन ए है एवरी पीस ऑफ लॉ इन ऑर्डर टू बी वैलिड मस्ट फुलफिल सर्टेन प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स लाइक जनरलिटी, प्रोस्पेक्टिविटी, प्रोमुलगेशन, इंटेलिजिबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। किसी भी कानून को वैध बनने के लिए उसमें सामान्यता, पूर्वगामी प्रभाव, प्रचार, समझने योग्य होना और निरंतरता जैसे कुछ प्रक्रिया संबंधी मानकों को पूरा करना चाहिए। ऑप्शन बी है द कंटेंट्स ऑफ एवरी लॉ इन ऑर्डर टू बी वैलिड मस्ट बी ऑफ अ मिनिमम मोरल स्टैंडर्ड। हर कानून की विषय वस्तु में न्यूनतम नैतिक स्तर होना आवश्यक है। ऑप्शन सी है द क्वेश्चन ऑफ मॉरलिटी ऑफ एवरी लॉ इज अ मैटर फॉर द इनर इनकॉन्शियसनेस ऑफ द लेजिस्लेटर्स एंड जजेस हैव नथिंग टू डू विथ इट। हर कानून की नैतिकता विधायकों के अंतःकरण का विषय है, इसमें न्यायाधीशों की कोई भूमिका नहीं होती। ऑप्शन डी है द क्वेश्चन ऑफ मॉरलिटी ऑफ लॉ इज नॉट फॉर द कोर्ट्स टू डिटरमिन। कानून की नैतिकता का निर्णय न्यायालय द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है। And next question है which one of the following schools of jurisprudence consider that a reasoned scale of values can be discovered as a basis for legal development। निम्नलिखित में से कौन सा न्याय शास्त्र का सिद्धांत यह मानता है कि कानून विकास के आधार के रूप में एक तर्कसंगत मूल्य मापक खोजा जा सकता है? ऑप्शन ए एनालिटिकल, बी फिलोसफिकल, सी हिस्टोरिकल, डी सोशियोलॉजिकल। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है, फिलोसफिकल। And next question है which one of the following schools of jurisprudence laid emphasis on the questions how did law come to be। निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्र के विद्यालय ने इस प्रश्न पर जोर दिया कि कानून कैसे अस्तित्व में आया?
ऑप्शन ए एनालिटिकल, बी सोशियोलॉजिकल, सी हिस्टोरिकल, डी फिलोसफिकल। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी है, हिस्टोरिकल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवनी व्यू ऑफ द लॉ was first presented in the famous pamphlet of the vocation of our age, legislation and jurisprudence. This pamphlet was सेवनी ने कानून पर अपने विचार प्रसिद्ध पुस्तिका ऑफ द वोकेशन ऑफ आवर एज फॉर लेजिस्लेशन एंड जुरिस्प्रूडेंस में प्रस्तुत किए। यह पुस्तिका थी ऑप्शन ए रिएक्शन अगेंस्ट नेचुरल लॉ थ्योरी, प्राकृतिक विधि सिद्धांत के विरुद्ध प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी रिएक्शन अगेंस्ट द एनालिटिकल थ्योरी ऑफ जॉन ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन के विश्लेषणात्मक सिद्धांत के विरुद्ध प्रतिक्रिया। ऑप्शन सी रिएक्शन टू द प्रपोजल मेड बाय प्रोफेसर A.F.J. थिबो फॉर द कॉडिफिकेशन ऑफ द लॉज एंड कस्टम्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स, द बेसिस ऑफ रोमन लॉ एंड नेपोलियनिक कोड। प्रोफेसर थिबो द्वारा जर्मन राज्यों के कानूनों और रिवाजों को रोमन कानून और नेपोलियन संहिता के आधार पर संहिताबद्ध करने के प्रस्ताव के विरुद्ध प्रतिक्रिया। ऑप्शन डी अ सजेशन फॉर द कॉडिफिकेशंस ऑफ द लॉज एंड कस्टम्स ऑफ द जर्मन स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रोमन लॉ एज अ रोमन लॉ हैड बिकम द जर्मन वर्जिस। जर्मन राज्यों के कानूनों और रिवाजों को रोमन कानून के आधार पर संहिताबद्ध करने का सुझाव, क्योंकि रोमन कानून जर्मन जन आत्मा बन चुका था। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सोशल यूटिलिटेरियनिज्म एज प्रोपाउंडेड बाय इहरिंग द्वारा प्रतिपादित सामाजिक उपयोगितावाद सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन ए ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल शुड गेट ग्रेटेस्ट प्लेजर, अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख मिलना चाहिए। ऑप्शन बी द एसेंशियल बॉडी ऑफ लीगल रूल्स इज ऑलवेज बेस्ड अपॉन द सोशल फैक्ट्स ऑफ लॉ, कानूनी नियमों का मूल ढांचा सदैव सामाजिक तथ्यों पर आधारित होता है। ऑप्शन सी है ए बैलेंस इज टू बी ए स्ट्रग बिटवीन द कॉम्पिटिटिंग इंटरेस्ट इन सोसाइटी, समाज में परस्पर विरोधी हितों के बीच संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी है लॉ इज अ मीन्स टू सोशल एड्स, कानून सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेटमेंट देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ इज एट्रीब्यूटेड टू, सार्वजनिक और निजी कानून में कोई अंतर नहीं है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए कौन, बी स्पेंसर, सी ड्यूगिट, डी एहलिच। तो ये किसका कथन है? ऑप्शन इसका सी सही है, ये ड्यूगिट का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोस्कोपॉन प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग विच मीन्स, रोस्कोपॉन ने सामाजिक अभियंत्रण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम आनंद। ऑप्शन बी बैलेंसिंग ऑफ कंपीटिंग इंटरेस्ट इन सोसाइटी, समाज में प्रतिस्पर्धी हितों का संतुलन। ऑप्शन सी है चेंज इन द कॉन्सेप्ट एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट, राज्य की अवधारणा और कार्य में निरंतर परिवर्तन। ऑप्शन डी है दैट लॉ हैज इट्स सोर्स इन द जनरल कॉन्शियसनेस, कानून की उत्पत्ति जनचेतना से होती है, जिसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस इज कंसर्न्ड विथ, रॉल्स का न्याय सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए एम्पावरमेंट ऑफ द पुअर, गरीबों को सशक्त बनाना। ऑप्शन बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, संपत्ति का समान वितरण। ऑप्शन सी इक्वल जस्टिस टू ऑल अंडर लॉ, सभी को कानून के तहत समान न्याय। ऑप्शन डी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन। जो इसका सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी है, इक्वल जस्टिस टू ऑल अंडर लॉ। And next question है the intimate relation between economics and jurisprudence was first noticed by, अर्थशास्त्र और विधि शास्त्र के बीच घनिष्ठ संबंध की और सबसे पहले किसने ध्यान दिया? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी कार्न, ऑप्शन सी हेगल, ऑप्शन डी डॉर्किन। तो ऑप्शन ए सही है, कार्ल मार्क्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है लीगल रियलिज्म लुक्स टू लॉ एज, कानूनी यथार्थवाद कानून को किस रूप में देखता है? ऑप्शन ए स्टेट ऑफ रीजन, तर्क का आदेश। ऑप्शन बी सॉवरेन कमांड, संप्रभु का आदेश। ऑप्शन सी सिस्टम ऑफ रूल्स, नियमों की व्यवस्था। ऑप्शन डी प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट्स, न्यायालयों की व्यवहारिक प्रक्रिया। तो ऑप्शन डी सही है, प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ लीगल डॉक्ट्रिन, नीचे 4 डॉक्ट्रिन्स दिया गया है और इनके अनुसार हमें इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। तो हमारा पहला है वर्जिस, सेकंड है इम्परेटिव थ्योरी ऑफ लॉ, थर्ड है हमारा सोशल इंजीनियरिंग एंड फोर्थ है सोशल सॉलिडरिटी। तो इन चार टाइप के जो सिद्धांत दिए गए हैं, इन चारों को हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करेक्ट करना है। तो ऑप्शन ए है हमारा पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। बी है सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड देन थर्ड। ऑप्शन सी है थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट एंड देन सेकंड। ऑप्शन डी है
सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। जिसका सही आंसर है वो कौन सा ऑर्डर सही है, इसका ऑप्शन बी सही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। लिस्ट वन और लिस्ट टू को मिलाना है और नीचे कोड दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर ढूंढना है। तो पहला लिस्ट वन में हम देखते हैं क्या है, तो जुरुस्त के नेम है, और सेकंड में क्या है, उनके द्वारा दिया गया थ्योरी है। तो फर्स्ट है थॉमस एक्विनास और लिस्ट टू में नॉर्मेटिव ऑर्डर। सेकंड है जॉन ऑस्टिन, लिस्ट टू में कमांड थ्योरी। थर्ड है हमारा केल्सन और लिस्ट टू में डिक्टेट्स ऑफ रीजनिंग। और फोर्थ है रॉस और लिस्ट टू में थ्योरी ऑफ जस्टिस। नीचे कोड दिया गया है ABCD करके, आप इनको देख सकते हैं। और इसका जो सही आंसर है वो हमारा डी सही है, ऑप्शन डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। लिस्ट वन में जूरिस्ट के नेम दिए गए हैं और लिस्ट टू में थ्योरी दिए गए हैं। ऊपर के क्वेश्चन में भी यही चीज था, उनमें अलग अलग जूरिस्ट थे और अलग थ्योरी थी, यहाँ भी यही है। तो आप इनको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, इससे आपके काफी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इसी टॉपिक दोनों क्वेश्चन से, कि कौन से जूरिस्ट का क्या थ्योरी दिया गया है। तो आपके 8 थ्योरी तो यहीं पे आपके क्लियर हो जाएंगे, 4 ऊपर थे और अभी 4 नीचे दिए गए इस क्वेश्चन में। आप देखो, इनको आप करेक्ट मिला लेना, फिर इससे आपका 4 कवर हो जाएगा। फिर अंडर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तभी हमें इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है। तो हमारा पहला है जॉन ऑस्टिन और लिस्ट में कमांड थ्योरी दिया गया, ऑप्शन सिचुएशन बी है ड्यूगिट। और लिस्ट में सोशल सॉलिडरिटी दिया गया है। थर्ड है हार्ट और लिस्ट में है रूल्स एज फाउंडेशन ऑफ अ लीगल सिस्टम। और फोर्थ है रॉस्को पांडे और लिस्ट में सोशल इंजीनियरिंग। तो नीचे कोड दे रखा है ABCD, आप करके देख सकते हो। इसका जो सही ऑर्डर होगा वो हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फोर्स ऑफ द स्टेट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ इज। कानून को लागू करने के लिए राज्य द्वारा बल के प्रयोग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पनिशमेंट, बी लायबिलिटी, सी सैंक्शन, डी डिक्शन। आरोप क्या कहा जाता है? तो इसे ऑप्शन ए पनिशमेंट। एंड नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट एविल शुड बी रिटर्न बाय एविल। दिस थ्योरी इज नोन एज द। दंड के एक सिद्धांत के अनुसार बुराई का उत्तर बुराई से दिया जाना चाहिए, यह सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन ए डिटरेंट थ्योरी, बी रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, सी प्रिवेंटिव थ्योरी, डी रिफॉर्मेटिव थ्योरी। तो क्या कहा जाता है? रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, ऑप्शन बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमैनुअल कांट इज द एक्सपोनेंट ऑफ। इमैनुअल कांट किस दंड सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन है रिट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, बी डिटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, सी रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, डी प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। तो किसके है? ऑप्शन ए, ये रिट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट के प्रवर्तक हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड पनिशमेंट इज बिफोर ऑल थिंग्स डिटरेंट एंड द चीफ एम ऑफ लॉ of crime is to make the evildoer an example of a warning to all that are like-minded with him। यह कथन किसका है? दंड सबसे पहले निवारक होता है और अपराध कानून का मुख्य उद्देश्य अपराधी को एक उदाहरण और चेतावनी बनाना है जो दूसरों के लिए सबक हो। तो किसका है ये कथन? ऑप्शन ए सामंड, बी पैटर्न, सी बेंथम, डी सेवनी। तो किसका कथन है ये? ऑप्शन ए सामंड का कथन है। And next question is, which theory of punishment is based on the humanistic principle that even if an offender commits a crime, if he does not cease to be a human being। कौन सा दंड सिद्धांत इस मानवीय सिद्धांत पर आधारित है कि अपराध करने पर भी अपराधी मानव बना रहता है? ऑप्शन है प्रिवेंटिव थ्योरी, बी डिटरेंट थ्योरी, सी रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, डी रिफॉर्मेटिव। तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ये जो थ्योरी ऑफ पनिशमेंट वाला पोर्शन है ना जूरिस्प्रूडेंस में, उसको जरूर कवर कर लीजिएगा, इससे 1-2 क्वेश्चन बना दिए जाते हैं हर एग्जाम में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्योरी ऑफ पनिशमेंट सजेस्ट दैट पनिशमेंट इज ओनली जस्टिफिएबल इफ इट लुक्स टू द फ्यूचर एंड नॉट टू द पास्ट। कौन सा दंड सिद्धांत यह मानता है कि दंड केवल तब न्याय संगत है जब उसका उद्देश्य भविष्य हो, न कि भूत का? ऑप्शन ए प्रिवेंटिव थ्योरी, बी डिटरेंट थ्योरी, सी रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, डी रिफॉर्मेटिव थ्योरी। जो इसका सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी है, रिफॉर्मेटिव थ्योरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थ्योरी ऑफ पनिशमेंट सेज दैट द पर्पस इज टू डिसेबल द ऑफेंडर फ्रॉम कमिटिंग द ऑफेंस अगेन। कौन सा दंड सिद्धांत कहता है कि दंड का उद्देश्य अपराधी को पुनः अपराध करने से रोकना है? ऑप्शन ए प्रिवेंटिव थ्योरी, बी डिटरेंट थ्योरी, सी रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, डी रिफॉर्मेटिव थ्योरी। जो इसका सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए है, प्रिवेंटिव थ्योरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द
Who among the following divided the source of law into formal science and material source? निम्नलिखित में से किसने कानून के स्रोतों को औपचारिक और भौतिक स्रोतों में विभाजित किया? ऑप्शन ए एलन, बी किटन, सी ग्रे, डी सामन। तो किसने किया है? सामन ने किया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू सामन। सामन के अनुसार फॉर्मल सोर्स का अर्थ है क्या है? ऑप्शन ए एंशिएंट सोर्स ऑफ लॉ, बी मॉडर्न सोर्स ऑफ लॉ, सी दो सोर्स ऑफ लॉ विच डू नॉट हैव बाइंडिंग फोर्स, ऑप्शन डी दो सोर्स ऑफ लॉ फ्रॉम विच द लॉ डिराइव्स इट्स फोर्स एंड वैलिडिटी। तो जिसका सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी है। कि सामान्य के अनुसार फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ का मीन्स क्या है? फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लॉ आर दो सोर्सेस ऑफ लॉ फ्रॉम विच द लॉ डिराइव्स इट्स फोर्स एंड वैलिडिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल सोर्स ऑफ लॉ। निम्नलिखित में से कौन कानून के भौतिक सोर्स का उदाहरण है? ऑप्शन ए कस्टम, बी ट्रेड, सी ताबूत अंधविश्वास निषिद्ध कार्य, ऑप्शन डी है स्टिग्मेस कलन। जिसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए कस्टम्स। एंड नेक्स्ट हु क्लासिफाइड द सोर्स ऑफ लॉ इनटू द बाइंडिंग एंड परसुएसिव सोर्स ऑफ लॉ। किसने कानून के स्रोतों को बाध्यकारी और प्रेरक स्रोतों में वर्गीकृत किया था? ऑप्शन ए सामन, बी एलन, सी किटन, डी डेविड। तो किसने किया है इसका? ऑप्शन सी किटन ने किया है। सोर्सेस ऑफ लॉ को बाइंडिंग एंड परसुएसिव सोर्स में डिवाइड किया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्टम इज फ्रीक्वेंटली द एम्बॉडीमेंट ऑफ दोज principle which have commanded themselves to the national consensus as principles of justice and public utility. The national consensus may well be accepted by the courts as an authoritative guide, and of this consensus national custom is the external and visible sign. Who said this? रिवाज अक्सर उन सिद्धांतों का मूर्त रूप होता है जिन्हें राष्ट्रीय अंतरात्मा ने न्याय और सार्वजनिक उपयोगिता के रूप में स्वीकार किया है। यह राष्ट्रीय अंतरात्मा न्यायालयों द्वारा एक वैध मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार की जा सकती है और यह रिवाज इस अंतरात्मा का बाह्य और दृश्य प्रतीक है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए डायस, बी सामंड, सी पैटर्न, डी किटन। तो यह कथन किसका है? ऑप्शन बी सामंड का है। And next question है Blackstone says that the legislation of parliament is supreme according to English law. What the parliament does no authority upon each can undo. Choose the suitable word from the following. Fill up the gap in the above statement. ब्लैकस्टोन के अनुसार इंग्लिश कानून के अनुसार संसद का विधान सर्वोच्च है क्योंकि जो कोई संसद करती है उसे पृथ्वी पर कोई भी प्राधिकरण निरस्त नहीं कर सकता। ऊपर दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द भरिए। ऑप्शन ए स्टेट, बी सेंट्रल, सी कॉलोनियल, डी एम्पेरियल। उसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी है, एम्पेरियल यानी कि साम्राज्यवादी। And next question है it is one of the cardinal principle of delegated legislation that the legislature should not delegate to subordinate body the power to make rules on विनियोजित कानून निर्माण का एक मुख्य सिद्धांत यह है कि विधायिका किसी अधीनस्थ संस्था को किस विषय पर नियम बनाने की शक्ति नहीं सौंप सकती। ऑप्शन ए टेक्निकल मैटर्स कंसर्निंग दैट लॉ, उस कानून से संबंधित तकनीकी मामलों पर। ऑप्शन बी द पॉलिसी मैटर्स ऑफ द लॉ, कानून की नीतिगत बातों पर। ऑप्शन सी द मैटर्स ऑफ इंक्लूजन फॉर एक्सक्लूजन ऑफ एरियाज और सब्जेक्ट, किसी क्षेत्र या विषय को सम्मिलित या बहिष्कृत करने के मामलों पर। ऑप्शन डी है द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ अ स्टैट्यूट, किसी अधिनियम की प्रारंभ की तिथि पर। तो तब नहीं हो सकता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर द पॉलिसी मैटर्स ऑफ द लॉ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द दिल्ली लॉज एक्ट केस इज लीडिंग केस ऑन विच पॉइंट्स। द दिल्ली लॉज एक्ट किस मुद्दे पर एक प्रमुख निर्णय है? ऑप्शन ए एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस कैन नॉट बी डेलीगेटेड, मूल विधायी कार्यों को सौंपा नहीं जा सकता। ऑप्शन बी डिस्टिंक्शन बिटवीन सबऑर्डिनेट एंड कंडीशनल लेजिस्लेशन, अधीनस्थ और शर्तात्मक कानून के बीच अंतर। ऑप्शन सी है जुडिशियल कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, विकृत प्रत्यायोजित विधायिका पर न्यायिक नियंत्रण। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। जिसका सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ऊपर के तीनों ही पॉइंट से रिलेट करता है कौन सा? इंडियन दिल्ली लॉज एक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ लेजिस्लेचर कन्फर लॉ मेकिंग पावर अपॉन सम अदर बॉडी दैट लेजिस्लेशन इज नोन एज। जब कोई विधायिका किसी अन्य संस्था को कानून बनाने की शक्ति सौंपती है तो
उस कानून को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, बी कंडीशनल लेजिस्लेशन, सी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, डी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। तो क्या कहा जाता है उसे? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द कोर्ट्स कन्फर्म टू द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर द सेंटेंशियल लेगिस though it may accord ill with the ordinary use of the language, it is known as। जब न्यायालय विधान की मंशा के अनुसार कार्य करता है, भले ही वह भाषा के सामान्य प्रयोग से मेल ना खाता हो, तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लिबरल इंटरप्रिटेशन, बी इक्विटेबल इंटरप्रिटेशन, सी लिटरल इंटरप्रिटेशन एंड डी है एक्सटेंसिव इंटरप्रिटेशन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, इक्विटेबल इंटरप्रिटेशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूल ऑफ एजुसम जनरिस मीन्स। एजुसम जनरिस का नियम क्या बताता है? ऑप्शन ए द वर्ड ऑफ स्टैट्यूट शुड बी अंडरस्टूड इन देयर कॉन्टेक्स्ट। किसी विधि के शब्दों को उनके संदर्भ में समझा जाना चाहिए। ऑप्शन बी है द वर्ड्स ऑफ स्टैट्यूट शुड बी इन कॉन्सोनेंस विथ इट्स ऑब्जेक्टिव्स। विधि के शब्द विधेय की उद्देश्यता के साथ पूरी तरह मेल खाने चाहिए। ऑप्शन सी है द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, न्याय का सिद्धांत। एंड डी है ऑप्शन द वर्ड्स ऑफ स्टैट्यूट शुड बी अंडरस्टूड इन अ लॉजिकल मैनर। विधि के शब्दों को तर्कसंगत ढंग से समझा जाना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मॉडर्न टाइम्स विच रूल हैज बीन गिवन वाइडर एप्लीकेशन इन इंटरप्रिटेशन। आधुनिक समय में व्याख्या के लिए किस नियम का सबसे व्यापक उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गोल्डन रूल, बी लिटरल लेगिस, सी मिसचिफ रूल, डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा गोल्डन रूल हो जाएगा, ऑप्शन ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिम क्यूमिन वर्बिस नुला एम्बिग्यूटस एस नॉन डेबिट एंड मिटी वॉलंटेसियो क्यूसिया मीन्स। इस मैक्सिम का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए वेयर देयर इज नो एम्बिग्यूटी इन द वर्ड्स द क्वेश्चन ऑफ इंटेंशन आउट नॉट बी एडमिटेड। जब शब्दों में कोई स्पष्टता नहीं होती है तो मंशा का प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए। ऑप्शन बी है द इंटेंशन हैज टू बी एडमिटेड व्हेन देयर इज एन एम्बिग्यूटी इन द लेटर। जब भाषा में अस्पष्टता हो तो मंशा को मान्यता देनी चाहिए। ऑप्शन सी है नो इंटरप्रिटेशन बियॉन्ड द लेटर। भाषा से आगे कोई व्याख्या नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन डी है नन ऑफ द एवं उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। And next question of the methodical arrangement of the whole body of the law or of any particular branch of it is to present it in the form of a systematic statement of general principle and rules is known as। कानून के पूरे ढांचे या उससे किसी विशेष भाग को व्यवस्थित ढंग से इस प्रकार प्रस्तुत करना कि वह सामान्य सिद्धांतों और नियमों के रूप में एक क्रमबद्ध विवरण बन जाए, क्या कहलाता है ये? ऑप्शन ए एजुस्टम जनरिस, समान प्रकार के शब्दों की व्याख्या का सिद्धांत। ऑप्शन बी गोल्डन रूल, स्वर नियम कानून की व्याख्या का एक तरीका है। ऑप्शन सी है स्टेयर डायसिस, पूर्व निर्णयों का पालन करने का सिद्धांत। ऑप्शन डी है कोडिफिकेशन, संहिता निर्माण। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी कोडिफिकेशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट precedents are the past decision which are used as guide in the molding of future decision is attributed to। पूर्ववर्ती निर्णय वे अतीत निर्णय हैं जिनका प्रयोग भविष्य के निर्णयों को आकार देने के लिए मार्गदर्शक के रूप में किया जाता है। ये कथन किसका है? ऑप्शन डायस, बी ग्रे, सी किटन, डी नन ऑफ द एबव। तो किसका कथन है? ये डायस का कथन है, ऑप्शन ए। Who defined precedent as follows? A precedent covers everything said or done which furnishes a rule for subsequent practice। पूर्ववृत्त में वे सभी बातें शामिल होती है जो कही या की गई हो और जो भविष्य में पालन किए जाने वाले नियम के रूप में कार्य करे। इस प्रकार किसने परिभाषित किया? ऑप्शन ए पैटर्न, बी कीटन, सी ग्रे, डी डायस। तो किसने किया है? ऑप्शन सी ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब डिक्लेरेटिव थ्योरी एज अ चाइल्डिश फिक्शन दैट कॉमन लॉ इज नॉट मेड बाय जजेस बट मेयरली डिक्लेयर्ड। घोषणात्मक सिद्धांत को एक बचकाना कल्पना कहा गया है कि कॉमन लॉ न्यायाधीशों द्वारा नहीं बनाया जाता बल्कि केवल घोषित किया जाता है। यह कथन किसका? ऑप्शन ए बेंथम, बी ऑस्टिन, सी पैटर्न, डी ग्रे। किसके द्वारा कहा गया? ऑप्शन बी ऑस्टिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रोथ ऑफ केस लॉ इन्वॉल्व द ग्रेजुअल एलिमिनेशन of that judicial liberty to which it owed its origin। This was stated by। न्यायिक निर्णयों के विकास में उसी न्यायिक स्वतंत्रता का धीरे धीरे अंत हो गया जिससे इसकी उत्पत्ति हुई थी। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए पोलक्स, बी सामंड, सी डायस, डी ग्रे। तो किसके द्वारा दिया गया है? ये सामंड के द्वारा, ऑप्शन बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज द जजेस
that make the common law just as a man makes law for his dog. Who said this? common law न्यायाधीश बनाते हैं जैसे कोई व्यक्ति अपने कुत्ते के लिए नियम बनाता है। यह किसका कथन है? ऑप्शन बेंथम, बी सामंत, सी ग्रे, डी नन ऑफ एबव। किसका कथन है? ये बेंथम द्वारा दिया गया, ऑप्शन ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज दैट अ जज मेक्स लॉ इन द सेंस इन विच अ मैन हु चॉप्स ए ट्री इनटू अ लॉ हैज इन अ सेंस मेड द लॉस। न्यायाधीश कानून बनाता है उसी तरह जैसे एक व्यक्ति जो पेड़ को काटकर लकड़ी के लट्ठे बनाता है। कथन किसका? ऑप्शन है सामंत, बी डायस, सी एलन, डी केटन। जिसका सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी है, एलन। एंड नेक्स्ट, which one of the following schools of jurisprudence considers that a reason a scale of values can be discovered as a basis for legal development? निम्नलिखित में से कौन सा न्याय शास्त्र का सिद्धांत यह मानता है कि कानूनी विकास के आधार के रूप में एक तर्कसंगत मूल्य मापक खोजा जा सकता है? ऑप्शन ए एनालिटिकल, बी फिलोसफिकल, सी हिस्टोरिकल, डी सोशियोलॉजिकल। तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, फिलोसफिकल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, केस लॉ remains in living contact with reason and justice. This was stated by मामला कानून तर्क और न्याय के संपर्क में जीवित रहता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन सामंत, बी ग्रे, सी बेंथम, डी सेवनी। तो ये कथन ऑप्शन ए सही है, सामंत का है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल लॉ इज जस्ट मेड लॉ कोर्ट्स पुट लाइफ इनटू द डेड वर्ड ऑफ द स्टैट्यूट। हु सेड दिस? संपूर्ण कानून न्यायाधीशों द्वारा निर्मित है। न्यायालय अधिनियम की मृत भाषा में जीवन डालते हैं। यह कथन किसका? ऑप्शन ए सामंत, बी ग्रे, सी डायस, डी एलन। तो यह कथन ग्रे का है, ऑप्शन बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमर्जेंस ऑफ स्टेयर डेसिस डॉक्ट्रिन इज रिलेटेड टू। स्टेयर डेसिस सिद्धांत का विकास किससे संबंधित? ऑप्शन ए सेटल्ड जुडिशियल हायरार्की ऑफ कोर्ट्स एंड लॉ रिपोर्ट्स। न्यायालयों को निश्चित पदानुक्रम और विधिक रिपोर्टिंग व्यवस्था से। ऑप्शन बी सेटल्ड रोल ऑफ जजेस रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन। न्यायाधीशों की भूमिका की स्पष्टता से। ऑप्शन सी है सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, संसद की संप्रभुता से। ऑप्शन डी है इन्फ्लुएंस ऑफ जजेस लाइक लॉर्ड कॉक जैसे न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा से। तो कौन सा इसका सही आंसर है? ऑप्शन ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, Named from particular cases, general laws are deduced and applied. This method is called। जहाँ विशेष मामलों से सामान्य नियम निकाले जाते हैं और उन्हें लागू किया जाता है वह विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑप्शन ए फंक्शनल मेथड, बी ऑर्गेनिक मेथड, सी इंडक्टिव मेथड, डी डिडक्टिव मेथड। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन सी इंडक्टिव मेथड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई रिकॉग्नाइज्ड विदाउट हेजिटेशन दैट जजेस डू लेजिस्लेट। दिस ऑब्जर्वेशन वॉज अप्रूव्ड इन। मैं बिना किसी झिझक के स्वीकार करता हूँ कि न्यायाधीश कानून बनाते हैं। यह टिप्पणी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में मान्य की थी? ऑप्शन ए राजेश्वर प्रसाद वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ऑप्शन बी केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। ऑप्शन सी गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। ऑप्शन डी सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी। And next question है, which one of the following jurists emphasize that we cannot understand that a thing is unless we study what it does। निम्नलिखित में से किस विधिवेत्ता ने यह जोर दिया कि जब तक हम यह न जान ले कि कोई वस्तु क्या कार्य करती है तब तक हम यह नहीं समझ सकते कि वह क्या है। ऑप्शन ए ऑस्टिन, बी पाउंड, सी केल्सन, डी सामंत। इसका जो सही आंसर है वो सामंत है, ऑप्शन डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी लीगल राइट हैज अ टाइटल दैट इज टू से certain facts or events by reason of which the right has become vested in its owner। This view is attributed to। प्रत्येक वैध अधिकार का एक शीर्षक होता है, अर्थात कुछ तथ्यों या घटनाओं के कारण वह अधिकार उसके स्वामी में स्थापित हो जाता है। यह दृष्टिकोण किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सामंत, बी ग्रे, सी बेंथम, डी डायस। तो किससे संबंधित है? ये सामंत से संबंधित है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोपाउंडर ऑफ द इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ लीगल राइट इज। कानूनी अधिकार के हित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए हेरिंग, बी रॉस्को पाउंड, सी सामंत, डी सेवनी। तो किसने किया है? ये हेरिंग ने किया है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफाइंस द राइट इन री अलिनिया और इनकम्बरेंस एज वन विच लिमिट्स और डेरोगेट्स फ्रॉम सम मोर जनरल राइट्स belonging to some other persons in respect of the same or subject matter and all others are jura in re propria rights in one's own property। री एलेनिया या भार को किसने इस रूप में परिभाषित किया है कि यह किसी अन्य व्यक्ति के उसी विषय वस्तु पर अधिकतम सामान्य अधिकारों को सीमित करता है या उसे अपवर्जित करता है और अन्य सभी अधिकार जुरा इन रे प्रोप्रिया अपने स्वयं के अधिकार होते हैं। ऑप्शन ए सामंत, बी ऑस्टिन, सी डायस, डी बेंथम। तो किसने किया है? ये सामंत, ऑप्शन ए।
And next question है, who define moral or natural right as an interest recognized and protected by a rule of natural justice, an interest the violation of which would be a moral wrong and respect for which is a moral duty। किसने नैतिक या प्राकृतिक अधिकार को इस प्रकार परिभाषित किया, एक ऐसा हित जिसे प्राकृतिक न्याय के नियम द्वारा मान्यता और संरक्षण प्राप्त हो, जिसकी अवहेलना एक नैतिक भूल मानी जाएगी और जिसका सम्मान करना नैतिक कर्तव्य हो। ऑप्शन ए ग्रे, बी बेंथम, सी सामंड, डी ब्रूस्टर। तो किसने की? सामंड, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ मैन बाय हिज ओन फोर्स और परसुएशन कैन carry out his wishes either by his own acts or by influencing the acts of others, he has the might so to carry out of his wishes। सेट, यदि कोई व्यक्ति अपने शक्ति या समझाने के माध्यम से अपनी इच्छाओं को या तो स्वयं कार्य करके या दूसरों के कार्य को प्रभावित करके पूरा कर सकता है, तो उसके पास अपनी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए बेंथम, डी हॉलैंड, सी सेवनी, डी हॉलैंड का है। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, no one has any other right than always to do his duty। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय, किसी को भी अपने कर्तव्यों को निभाने के अतिरिक्त कोई अन्य अधिकार नहीं है। यह कथन किसका? ऑप्शन ड्यूगिट, पिकेल्सन, सी सेवन, डी बूस्टर। तो ये कथन किसका है? ड्यूगिट का है, ऑप्शन ए। ड्यूगिट का कहना है कि किसी भी व्यक्ति का सिर्फ कर्तव्य होता है, अधिकार नहीं होता। इनफैक्ट अधिकार मांगने तक का भी अधिकार नहीं होता। तो अब नेक्स्ट का देखते हैं क्वेश्चन क्या है। A legal person is any subject matter other than a human being to which law attributes personality। This view was expressed by। कानूनी व्यक्तित्व वह है जो किसी मानव के अलावा ऐसा कोई विषय हो जिसको कानून व्यक्तित्व प्रदान करता है। यह विचार किसने व्यक्त किया था? ऑप्शन ए डायस, बी पैटन, सी फ्रीडमैन, डी सामंड। तो किसने किया? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, सामंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लॉ वी आर कंसर्न विथ लीगल पर्सन्स वेदर दे आर नेचुरल, दैट इज ह्यूमन बींग्स कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग राइट्स एंड ड्यूटीज, और आर्टिफिशियल और जुरिस्टिक पर्सन दैट इज ग्रुप्स और things to which the law attributes the capacity of bearing rights and duties। This viewpoint is attributed to। कानून में हमारा संबंध कानूनी व्यक्तियों से होता है, चाहे वे प्राकृतिक हो या अर्थात अधिकार और कर्तव्यों को निभाने में सक्षम मानव हो, या कृत्रिम या न्यायिक व्यक्ति हो, अर्थात वे समूह या वस्तुएं जिन्हें कानून अधिकार और कर्तव्य निभाने की क्षमता देता है। दृष्टिकोण किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए सामंड, बी डायस, सी किटन, डी ग्रे। तो किससे जुड़ा है? किटन से, ऑप्शन सी। And next question, a legal personality is a particular device by which laws creates units to which it ascribes a certain powers। It is merely a convenient juristic device by which the problem of organizing rights and duties is carried out। Who said that? कानूनी व्यक्तित्व एक विशेष उपकरण है जिसके द्वारा कानून ऐसी इकाइयों का निर्माण करता है जिन्हें कुछ विशेष शक्तियां दी जाती है। यह केवल एक सुविधाजनक न्यायिक उपकरण है जिसके द्वारा अधिकारों और कर्तव्यों के संगठन की समस्या हल की जाती है। यह कथन किसने दिया? ऑप्शन ए सामंड, बी ग्रे, सी डायस, डी पैटर्न। तो किसने दिया है? पैटर्न ने दिया है, ऑप्शन डी सही है। ग्रेटर फैमिलियरिटी विद द प्रॉब्लम्स इम्प्लिसिट in the incorporation of groups has compelled the courts to retract from the simplicity of the doctrine and in some cases to pursue the evil of legal personality in order to lay bare the realities behind it। The statement was given by। समूहों के गठन में निहित समस्याओं की बेहतर समझ ने न्यायालयों को इस सिद्धांत की सादगी से पीछे हटने पर मजबूर किया है और कुछ मामलों में कानूनी व्यक्तित्व की परत को तोड़कर उसके पीछे की वास्तविकताओं को उजागर करने के लिए भी। यह कथन किसने दिया? ऑप्शन ए एल्पेन, बी फ्रीडमैन, सी डायस, डी पैटन। यह कथन फ्रीडमैन का है, ऑप्शन बी। And next question, in which one of the following cases has the court applied the doctrine of lifting the veil to determine डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी ऑफ अ कॉर्पोरेशन? निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायालय ने निगम की पृथक पहचान निर्धारित करने हेतु पर्दा उठाने के सिद्धांत लिफ्टिंग द वेल को लागू किया था? ऑप्शन ए सालमन वर्सेस सालमन कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन बी वर्सेस नेडी, ऑप्शन सी मेयर्स वर्सेस बर्क, ऑप्शन डी यंग वर्सेस हिचेंस। तो किसके केस में कहा गया? तो सालमन वर्सेस सालमन के केस में, ऑप्शन ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिफ्टिंग द विल जो डॉक्ट्रिन है वो किस केस में था? तो सालमन वर्सेस सालमन कंपनी लिमिटेड के केस में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व द कॉर्पोरेशन इन लॉ इज इक्वल टू अ नेचुरल पर्सन एंड हैज अ लीगल एंटिटी ऑफ इट्स ओन। निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून में एक निगम एक प्राकृतिक व्यक्ति के समान है और उसका अपना एक कानूनी व्यक्तित्व होता है? ऑप्शन ए है टाटा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, ऑप्शन बी एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज केस, ऑप्शन सी न्यू मेन कोल कंपनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है बावाज वर्सेस गुरदार वर्सेस जीआईटी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, टाटा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द कॉर्पोरेशन इन लॉ इज इक्वल टू अ नेचुरल पर्सन एंड हैज अ लीगल एंटिटी ऑफ इट्स ओन। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेटर व्यू इज दैट रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एंड फ्रेंडली सोसाइटीज आर ऑल्सो लीगल पर्सन्स दो नॉट verbally रिगार्डेड एज कॉर्पोरेशंस इन दिस वॉज स्टेटेड बाय। सही दृष्टिकोण यह है कि पंजीकृत ट्रेड यूनियन और मैत्री संस्था भी कानूनी व्यक्ति है, भले ही उन्हें शब्दों में निगम ना माना जाए। यह कथन किसने दिया था? ऑप्शन ए डायस, बी गियर्क, सी फ्रीडमैन, डी सामंत। तो किसका है ये? सामंत का है, ऑप्शन डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, रियलिस्ट थ्योरी ऑफ गियर्क इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ गियर्क के यथार्थवादी सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पर्पस थ्योरी, बी कॉन्सेशनल थ्योरी, सी ब्रैकेट थ्योरी, डी ऑर्गेनिक थ्योरी। तो किस थ्योरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी ऑर्गेनिक थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडिविजुअल इज इंटीग्रेटेड इनटू द इंस्टीट्यूशन एंड बिकम्स अ पार्ट ऑफ इट विच थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी लेज डाउन इट। व्यक्ति संस्था में एकीकृत हो जाता है और उसका एक भाग बन जाता है। यह व्यक्तित्व का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित करता है? ऑप्शन है फिक्शन थ्योरी, बी रियलिस्ट थ्योरी, सी इंस्टीट्यूशनल थ्योरी, डी पर्पस थ्योरी। तो कौन सा करता है? इंस्टीट्यूशनल थ्योरी, ऑप्शन सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स डोमिनेट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पोजेशन अकॉर्डिंग टू। स्वामित्व की भावना अधिकार की एक आवश्यक तत्व के रूप में किसने माना? ऑप्शन ए सेवनी, बी सामंत, सी पोलक, डी इहरिंग। तो किसने माना? ऑप्शन ए सेवनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु होल्ड द व्यू दैट पोजीशन इज प्रोटेक्टेड बिकॉज एवरी एक्ट ऑफ वायलेंस इज अनलॉफुल। किसके अनुसार कब्जे की रक्षा इसलिए की जाती है क्योंकि हर प्रकार की हिंसा अवैध होती है? ऑप्शन ए हरिंग, बी हॉलैंड, सी सेवनी, डी हीगल। तो किसने कहा? ऑप्शन सी सेवनी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉमन स्पीच अ मैन इज सेड टू possess or to be in possession of anything of which he has the apparent control or from the use of which he has the apparent power of excluding others. This view is expressed by सामान्य भाषा में किसी व्यक्ति को किसी वस्तु का अधिग्रहण करता या धारक कहा जाता है यदि उसके पास उस वस्तु पर स्पष्ट नियंत्रण हो या दूसरों को उसके उपयोग से रोकने की स्पष्ट शक्ति हो। यह विचार किसका? ऑप्शन ए स्टीन, बी होम्स, सी सामन, डी पोलक। तो किसका है? पोलक का कथन है, ऑप्शन डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट वेग ऑफ ऑल वेग टर्म्स एंड शिफ्ट्स इट्स मीनिंग अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर टू विच इट इज अप्लाइड। हु सेड दैट? स्वामित्व सबसे अस्पष्ट शब्दों में से एक है और इसका अर्थ उस विषय वस्तु के अनुसार बदलता रहता है जिस पर यह लागू होता है। यह किसने कहा? ऑप्शन ए चीफ जस्टिस एल इन आर वर्सेज स्मिथ, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस लॉर्ड पार्कर इन टावोस कंपनी लिमिटेड वर्सेस ग्रे, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस स्कॉट इन हॉल वर्सेस डॉसन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो ये कथन किसने कहा है? ऑप्शन ए सही है, चीफ जस्टिस एल इन आर वर्सेज स्मिथ का ये कथन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ द टर्म मीडिएट पोजेशन इज। मध्यस्थ कब्जा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए पोजेशन एक्वायर्ड थ्रू एन एजेंट के माध्यम से प्राप्त किया गया स्वामित्व, ऑप्शन बी टाइटल ऑफ द राइट एंड नॉट द राइट इटसेल्फ, केवल अधिकार का शीर्षक अधिकार नहीं, ऑप्शन सी है वॉलंटरी रिलिंक्विशमेंट ऑफ पोजीशन, कब्जे का स्वेच्छा से त्याग, ऑप्शन डी है कंटिन्यूअस क्लेम टू अ थिंग, किसी वस्तु पर निरंतर दावा। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, मीडिएट कब्जा मीन्स पोजेशन एक्वायर्ड थ्रू अ एजेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्रिजेस वर्सेस Worth, the finder was allowed to keep the goods on the ground that ब्रिजेस बनाम हैक्सवर्थ मामले में वस्तु पाने वाले को वस्तु अपने पास रखने की अनुमति इस आधार पर दी गई। किस आधार पर दी गई? तो ऑप्शन ए है द ऑनर ऑफ द शॉप वॉज नॉट ट्रेसेबल, दुकान का मालिक पता नहीं चल सका, ऑप्शन बी है द ऑनर ऑफ द शॉप वॉज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द आइटम वॉज इन द शॉप, दुकानदार इस बात से अनजान था कि वस्तु उसकी दुकान में है,
ऑप्शन सी, द आइटम वॉज फाउंड इन एन एरिया वेयर पब्लिक इज एडमिटेड एंड द फाइंडर वॉज वन अमॉन्ग देम। वस्तु ऐसी जगह पाई गई थी जहां आम जनता का प्रवेश था और वस्तु पाने वाला भी उसमें से एक था। ऑप्शन डी है, इफ गिवन टू द ऑनर इट वुड अमाउंट टू अनजस्ट इनरिचमेंट। अगर दुकानदार को दे दी जाती तो यह अनुचित लाभ बनता, अनजस्ट इनरिचमेंट बनता। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। And next question, ownership is a right, indefinite in point of usage, of disposition, and unlimited in point of duration, unrestricted in point over a determinate thing. This definition of ownership has been given by स्वामित्व वह अधिकार है जो उपयोग, विनिवेश के संदर्भ में अनिश्चित अवधि के संदर्भ में असीमित और किसी निश्चित वस्तु पर आबद्ध होता है। यह परिभाषा किसने दी है ओनरशिप के संबंध में? ऑप्शन ए सामंत, बी एलन पेटेंट, डी ऑस्टिन। तो किसने दिया है? ऑस्टिन ने दिया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु होल्ड द व्यू दैट टू स्पीक ऑफ ओनरशिप ऑफ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट इज अ फिगर ऑफ स्पीच। किसका मत है कि किसी भौतिक वस्तु के स्वामित्व की बात करना केवल एक भाषा शैली है, फिगर ऑफ स्पीच है? ऑप्शन है सैबनी, बी ऑस्टिन, से सामंत, डी हॉलैंड। तो किसका है? सामंत का है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफाइंस ओनरशिप एज प्लेनरी कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट। स्वामित्व को किसी वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण के रूप में परिभाषित किसने किया है? ऑप्शन है सैबनी, बी ऑस्टिन, सी हॉलैंड, डी सामंत। तो किसने किया है? हॉलैंड ने किया है, ऑप्शन सी। The next question is, the statement equitable ownership of a legal right is different from the ownership on an equitable right shows that law and equity differ with regard to। किसी वैधानिक अधिकार पर न्याय संगत स्वामित्व इक्विटेबल ऑनरशिप और किसी न्याय संगत अधिकार पर स्वामित्व ऑनरशिप ऑन इक्विटेबल राइट अलग होते हैं। यह कथन इंगित करता है कि विधि और इक्विटी में अंतर है। तो ऑप्शन ए है ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ राइट्स, केवल अधिकारों के अस्तित्व के संबंध में। ऑप्शन बी है ओनली द ऑनरशिप ऑफ राइट्स, केवल अधिकारों के स्वामित्व के संबंध में। और ऑप्शन सी है बोथ एग्जिस्टेंस एंड ऑनरशिप ऑफ राइट्स, अधिकारों के अस्तित्व और स्वामित्व दोनों के संबंध में। और ऑप्शन डी है द एग्जिस्टेंस ऑफ अ राइट बट नॉट रिगार्डिंग कंसिस्टेंसी ऑफ, अधिकार के अस्तित्व के संबंध में लेकिन अधिकार की स्थिरता के बारे में नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली द ऑनरशिप ऑफ राइट्स। विधि और इक्विटी में अंतर होता है, जो कथन इंगित करता है उपरोक्त जो कथन दिया गया है तो वो केवल अधिकारों के स्वामित्व के संबंध में करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कन्वेज द लैंड टू बी फॉर लाइफ एंड देयर आफ्टर टू सी एब्सोल्युटली। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ए भूमि को बी को जीवन भर के लिए देता है और उसके बाद पूर्ण रूप से सी को। यह किसका उदाहरण? ऑप्शन ए सोल ओनरशिप एंड को ओनरशिप, ऑप्शन बी ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ओनरशिप, ऑप्शन सी है लीगल एंड इक्विटेबल ओनरशिप, ऑप्शन डी है फ्रेगमेंटेशन ऑफ ओनरशिप इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ओनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनरशिप टू पेटेंट्स, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क्स एंड द राइट टू एन ईजमेंट इज कॉल्ड। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और ईजमेंट के अधिकार का स्वामित्व क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इनकॉर्पोरियल ओनरशिप, ऑप्शन बी कॉर्पोरियल ओनरशिप, ऑप्शन सी इक्विटेबल ओनरशिप, ऑप्शन डी कंटिजेंट ओनरशिप। उसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है इनकॉर्पोरियल ओनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनरशिप ऑफ गुडविल ऑफ अ बिजनेस इज, व्यवसाय की गुडविल का स्वामित्व होता है। ऑप्शन ए कॉर्पोरियल ओनरशिप, बी लिमिटेड ओनरशिप, सी बेनिफिशियल ओनरशिप, डी इनकॉर्पोरियल ओनरशिप। जिसका सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी है, इनकॉर्पोरियल ओनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्गेजी ओन्स हिज मॉर्गेज राइट एंड अ लेसी ओन्स हिज लीज होल्ड राइट एंड दिस अमाउंट्स टू। बंधकधारी अपने बंधक अधिकार का स्वामी होता है और पट्टाधारी अपने पट्टा अधिकार का। इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कॉर्पोरियल ओनरशिप, बी इनकॉर्पोरियल ओनरशिप, सी प्रोप्राइटरी राइट, डी कॉर्पस पोसेसिडी। क्या कहा जाता है इसको? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर यहाँ पे इनकॉर्पोरियल ओनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द राइट ऑफ वन पर्सन इज ट्रांसफर टू अनदर इट इज नोन एज। जब एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे को हस्तांतरित होता है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ओरिजिनल टाइटल, बी डेरिवेटिव टाइटल, ऑप्शन सी है पोजेसरी टाइटल, डी नन ऑफ द एबव। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी इसका सही है, डेरिवेटिव टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन एवर अ पर्सन लुक लाइक एन ऑनर इन रिलेशन टू थिंग he had possession of it unless possession was denied to him by rules of law based on practical convenience. This
व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु के संदर्भ में स्वामी जैसा प्रतीत होता है तो उसे उसका कब्जा माना जाएगा, जब तक कि किसी व्यवहारिक सुविधा के आधार पर बनाए गए विधिक नियमों के अनुसार उसका कब्जा नकारा ना गया हो। यह मत किसका है? ऑप्शन साबनी बी जेरिंग, सी पुस्टा, डी प्रोस्कोपॉन्ट। ये कथन किसका है? ऑप्शन बी जेरिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोजेशन इज प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ टाइटल ऑफ ऑनरशिप। कब्जा स्वामित्व के शीर्षक का प्रथम दृष्टया प्रमाण है। अतः ऑप्शन ए लॉन्ग एडवर्स पोजेशन कन्फर्स टाइटल इवन टू अ प्रॉपर्टी विच ओरिजिनली बिलोंग टू अनदर। लंबे समय तक प्रतिकूल कब्जा उस संपत्ति पर भी शीर्षक प्रदान करता है जो मूल रूप से किसी अन्य की थी। ऑप्शन बी है इन ऑल केसेस पोजेशन लीड्स टू ऑनरशिप। सभी मामलों में कब्जा स्वामित्व में बदल जाता है। ऑप्शन सी है ट्रांसफर ऑफ पोजेशन इज नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसफरिंग ऑनरशिप। कब्जा हस्तांतरण स्वामित्व हस्तांतरण का तरीका नहीं है। ऑप्शन डी है लॉन्ग एडवर्स पोजेशन डज नॉट कन्फर टाइटल टू द प्रॉपर्टी विच ओरिजिनली बिलोंग टू अनदर। लंबे प्रतिकूल कब्जे से उस संपत्ति पर शीर्षक प्राप्त नहीं होता जो मूलतः किसी और की थी। इसका जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट है ऑप्शन ए ऑनरशिप हैज नथिंग टू डू विथ पोजेशन। स्वामित्व का कब्जे का से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन बी ऑनरशिप एंड द राइट ऑफ पोजेशन आर इनसेपरेबल। स्वामित्व और कब्जे का अधिकार अविभाज्य है। ऑप्शन सी है ऑनरशिप डज नॉट इन्वॉल्व एनी राइट ऑफ एंजॉयमेंट। स्वामित्व में किसी आनंद के अधिकार का समावेश नहीं होता। ऑप्शन डी ऑनरशिप हैज नथिंग टू डू विद द राइट ऑफ डिस्पोजिशन। स्वामित्व का निपटान के अधिकार से कोई संबंध नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए द ट्रांसफर ऑफ पोजेशन इज मोर टेक्निकल देन द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। कब्जा हस्तांतरण स्वामित्व हस्तांतरण की तुलना में अधिक तकनीकी होता है। ऑप्शन बी द राइट ऑफ पोजेशन इज सुपीरियर टू दैट ऑफ ऑनरशिप। कब्जा का अधिकार स्वामित्व से श्रेष्ठ होता है। ऑप्शन सी द राइट ऑफ पोजेशन इन्वॉल्व द राइट टू ओन अ प्रॉपर्टी। कब्जा का अधिकार संपत्ति पर स्वामित्व का अधिकार देता है। ऑप्शन डी है एनिमस एंड कॉर्पस आर नेसेसरी फॉर एक्विजिशन ऑफ पोजेशन। कब्जे की प्राप्ति के लिए एनिमस इच्छा और कॉर्पस नियंत्रण आवश्यक होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी है एनिमस एंड कॉर्पस आर नेसेसरी फॉर एक्विजिशन ऑफ पोजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन लॉ इज एसेंशियली अ जज मेड लॉ। दिस ओपिनियन वाज एक्सप्रेस्ड बाय कॉमन लॉ। मूल रूप से न्यायाधीश निर्मित कानून है। यह मत किसने व्यक्त किया है। ऑप्शन ए सामंड, बी ब्लैकेस्टन, सी पोलक, डी पैटर्न। तो किसका कथन है ये? ऑप्शन ए सामंड का। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है अगला। तो असर्शन क्या है? लॉज आर वैलिड ओनली इफ दे आर जस्ट। केवल वही कानून वैध होते हैं जो न्याय संगत होते हैं। रीजन है द मेन एम ऑफ लॉ इज टू सिक्योर जस्टिस। कानून का उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो कौन सा हमारा सही है? ए आर दोनों सही है, ए सही आर गलत है, क्या है देखते हैं। ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसका जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन कह रहा है कि ऑस्टिन सेड दैट। ऑस्टिन क्या कहता है? ओनली द लॉ सेड बाय सोवरेन टू द मेंबर्स ऑफ अ पॉलिटिकल सोसाइटी आर पॉजिटिव लॉ और लॉ सिंपली एंड स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड। ऑस्टिन ने कहा सिर्फ वही कानून जो प्रभु द्वारा राजनीतिक समाज के सदस्यों को दिए जाते हैं ही सकारात्मक कानून होते हैं या सरल शब्दों में कानून कहलाते हैं। और रीजन क्या है? इन his theme of explaining laws, Austin attached importance to the element of section. ऑस्टिन ने कानून की व्याख्या करते समय दंड के तत्व को महत्व दिया। तो ऑप्शन है हमारा पहला ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और बी है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स एंड डी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए है, बोथ ए एंड आर ट्रू and R is the correct explanation of A. Next है assertion, Austinian theory of laws does not properly explain constitutional law, customary law and judicial precedents.
ऑस्टिन का विधि सिद्धांत संवैधानिक कानून, प्रथागत कानून और न्यायिक मिसालों को सही रूप से नहीं समझा पाता। रीजन है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कस्टमरी लॉ एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट डू नॉट शेयर द सेम पेडिग्री एज स्टैट्यूटरी लॉ। संवैधानिक, प्रथागत और न्यायिक कानूनों की उत्पत्ति वैधानिक कानूनों के समान नहीं होती। ऑप्शन ए है बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और सी है इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। और डी है इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्सन केल्सन फॉलोज कांट इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन इज एंड ऑड। केल्सन ने कांट के अनुसार जो है और जो होना चाहिए में अंतर किया। रीजन है केल्सन इज फोर्नियर और फिलोसफिकल स्कूल। केल्सन दार्शनिक विधि विचारधारा के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू and R is the correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not a correct explanation of A. ऑप्शन सी है A is true but R is false and ऑप्शन डी है A is false but R is true। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है A is true but R is false। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्सन कैन इट इज इजी टू आइडेंटिफाई सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस विद पाउंड। पाउंड के साथ समाजशास्त्रीय विधि शास्त्र को जोड़ना आसान है। और रीजन है सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस इज नीदर बिगिंस नॉर एंड्स विद पाउंड। तो समाजशास्त्रीय विधि शास्त्र की शुरुआत और समाप्ति पर नहीं होती। ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स एंड ऑप्शन डी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको ये सेशन अच्छी लगी हो। एंड लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।